हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है जिसका नाम है पावर शेयरिंग। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी एक इंडिविजुअल बॉडी के पास पावर रहना काफ़ी नहीं होता है। पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन कर सके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एससीईआरटी चैप्टर 2 है सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्लास 10 का सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक में। चलिए पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। बेसिकली जिस कंट्री में भी आपका पावर शेयरिंग है मतलब फेडरलिज्म कहते हैं ना, संघवाद इसको हिंदी में बोलते हैं। The lowest level of the decentralization of power will be the arrangement of local self governance। ना डिसेंट्रलाइजेशन हो या फिर फेडरलिज्म ना पावर शेयरिंग यही है। तो पावर को बांटते हुए हम लोग बेहतर तरीके से कोई कंट्री फंक्शन कर सके उसी को हम पावर शेयरिंग कहते हैं। इंडिया जैसे कि आपका स्टेट में सेंट्रल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे बांटा हुआ है, तो बस उसी के बारे में हम बात करेंगे। किसी एक ही बॉडी के पास पावर हो तो वो कंट्री सही से वर्क नहीं कर पाएगा, खास करके इंडिया जैसा कंट्री में। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत ही हाईली आपका एक पॉपुलेटेड कंट्री है और बड़ा भी है और डेंस भी है, तो इसीलिए पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले वी विल ऑल्सो लुक व्हाट एट पंचायती राज इन बिहार। हम लोग पंचायती राज के बारे में भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। व्हेन ह्यूमन ग्रुप्स बेस्ड ऑन caste, religion, color, language, etc. do not get proper recognitions and power sharing, their dissatisfaction and conflict lead to social division, political instability, cultural conflict and economic stagnations। ये कुछ important चीज़ है। देखिए अगर मान के चलिए कि जनरली जो कुछ लोगों के समुदाय होते हैं और ह्यूमन ग्रुप्स जब आपका किस चीज़ के आधार पे हो, जब जाति पे हो, धर्म हो या फिर कलर हो, भाषा हो, उसको सही से रिकग्नाइज नहीं किया जाता है, पहचाना नहीं जाता और उनको पावर शेयरिंग का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी नहीं मिलता है। पुराने ज़माने में जब देश में संविधान नहीं हुआ करता था तो किसी एक खास ग्रुप को ही बेनिफिट होता था, जैसे अपर कास्ट के लोग, और वह एसटी और एससीज को कहीं ना कहीं डिप्राइव्ड उनको फ़ायदा नहीं मिलता था, जिससे बहुत ही इनइक्वालिटी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और जब फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो आपका आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून की नज़र में सब बराबर होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाता है आपका यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि डिससेटिस्फेक्शंस और जो आपका कन्फ्लिक्ट मतभेद होगा और समाज में एक तरह का बंटवारा हो जाएगा, सोशल डिवीज़न, और राजनीति में आपका इंस्टेबिलिटी रहेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और आपका जो भी कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, किसी खास प्रॉपर ग्रुप्स को कहीं ना कहीं गरीबी का सामना झेलना पड़ेगा। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी का टर्म मतलब मनी से ही आ जाता है ना। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे we can describe the features of federal government in the following way। फेडरल गवर्नमेंट को हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर वन में देखिए, इन ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द सुप्रीम पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स वेरियस सब यूनिट। हमारे देश में केंद्र सरकार सबसे पावरफुल है, प्रधानमंत्री होते हैं, और उसमें भी कुछ डिवीज़न है। जैसे कि पुराने ज़माने में तो सबसे पहले तो सेंटर और स्टेट में डिवीज़न हुआ। आज हमारे देश में कुल कितना है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो सब अलग अलग तरीके से फंक्शन करता है। लेकिन साथ में 3rd टियर में आपका क्या आ गया, पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद साथ साथ में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी पढ़ेंगे। म्यूनिसिपल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट यूनिट्स मतलब छोटी यूनिट में बांटा हुआ है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे इन ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस देयर इज ए डुअल गवर्नमेंट। डुअल मतलब 2 लेवल पे बांटा हुआ है, स्टेट और सेंटर। देयर इज ए सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट विच हैज़ द जुरिडिक्शंस ओवर मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। वहाँ पे सेंट्रल केंद्र सरकार क्या करेगी, आपका जो केंद्र लेवल पे हो उस पर जो भी जुरिडिक्शंस उसके अंडर आएंगे वो काम करेंगे, मतलब राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। राष्ट्र का जो भी महत्वपूर्ण काम होंगे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। और सेकेंड लेवल में जो है आपका
प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट विच हैव द डिरेक्शन ओवर द मैटर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस। और उसके बाद जो आपका सेकेंड है, थर्ड है, आपका लोकल लेवल का दिखेगा। उसके बाद हम देखेंगे each level of government has autonomy, its own sphere and is accountable or answerable to the people for its action। हर एक लेवल, चाहे वो आपका केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर आपका पंचायत सरकार हो, मतलब ग्राम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट हो, वो सभी लोग आपका जो नागरिक हैं जिन्होंने वोट देकर के उनको चुना है, तो सभी प्रतिनिधित्व जवाबदेही है लोगों के बीच में, है ना। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट रूल ओवर द सेम ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। कहने का मतलब है भले ही अलग लेवल है, सेंटर है, स्टेट है या लोकल गवर्नमेंट है, लेकिन आखिर आपका नागरिक तो वही है, एक ही नागरिक पे ही सब रूल करेंगे, है ना। चलिए, ये चीज़ हो गया आपका। अब हम आगे देखेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ देखेंगे हम लोग अंडर द फेडरल कर्सर चला जाता है इधर उधर। अंडर द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया पावर टू मेक लॉज इज डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। 3 तरह का लिस्ट है आपका। एक है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और थर्ड में आपका क्या आएगा, कंकरेंट लिस्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, आपको जानना जरूरी है कि किसके अंडर क्या क्या चीज़ें आएगा। यूनियन लिस्ट जो है आपका वो सेंट्रल लेवल के बारे में बात कर रहा है। यूनियन लिस्ट आपका किसके बारे में बात करेगा, सेंट्रल के बारे में। नंबर 1 में देंगे यूनियन लिस्ट हैज़ द राइट टू मेक लॉ फॉर द कंट्री। पूरे देश में जो कानून लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा, वो यूनियन लिस्ट का काम है। द स्टेट लिस्ट हैज़ द राइट टू मेक, यहाँ पे लॉज स्टेट्स एंड बोथ द कंट्री एंड द स्टेट्स। और अगर राज्य और दोनों के लिए अगर बनाना हो तो थर्ड में हम बोलते हैं कनकरेंट लिस्ट। मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों का मिक्स जो दोनों के अंडर में आएगा उसको हम कनकरेंट बोलेंगे। और जो अपने राज्य भर में रहेगा वो स्टेट रहेगा, और जो सेंट्रल भर में पूरे देश में लागू होगा वो आपका सेंट्रल रहेगा, है ना। उसके बाद हम देंगे, तो हम लोग सिंपली समझते हैं कि मान के चलिए आपका 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है आपका। मान के चलिए आपका सबसे पहले किसके बारे में हम बात करेंगे, यूनियन लिस्ट के बारे में। कॉपी निकाल लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए तो नोट कर लीजिए। यूनियन लिस्ट के अंदर में क्या क्या आएगा। यूनियन लिस्ट है सेंट्रल लेवल में है, तो सबसे पहले आप डिफेंस लिख सकते हैं। एग्जाम्पल याद करना जरूरी है, पूछ लेगा कि यूनियन लिस्ट में डिफेंस सिस्टम किसके अंडर आता है, डिफेंस है। उसके बाद आप आर्म्ड फोर्स लिख सकते हैं। आर्म्ड फोर्स मतलब जो सेना है देश का, आर्मी है, वो उसके अंडर में रहेगा, डिफेंस भी उसी में आ जाएगा, है ना। उसके बाद आप और यूनियन लिस्ट में क्या लिख सकते हैं, करेंसी। आरबीआई कंट्रोल करता है करेंसी को, मुद्रा, तो करेंसी लिख सकते हैं। रेलवे भी लिख सकते हैं आप, रेलवे आपका स्टेट में तो आ ही नहीं सकता है, ये सेंट्रल का काम है ना। पूरा टैक्स रेलवे को जाती है, सेंट्रल को जाती है। तो ये 3 चीज़ आप 4 चीज़ लिख लीजिए कि यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है ना। उसके बाद स्टेट लिस्ट में अगर आइएगा आप, स्टेट लिस्ट में अगर आइएगा तो स्टेट लिस्ट में क्या क्या आता है। स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस आ जाएगा, प्रशासन। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है राज्य का, बिहार का, तो ऑब्वियसली उसके अंडर में ही प्रशासन आएगा। क्या फ़ायदा अगर पुलिस ही आपके अंडर में ना हो, तो जैसे अरविंद केजरीवाल बेचारा दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनके अंडर में पुलिस ही नहीं है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। चलिए, ये चीज़ हो गया। लोकल गवर्नमेंट का कोई भी कानून हो तो वो भी स्टेट लिस्ट में ही आ जाएगा। उसके बाद लिखिए प्रिजन मतलब जेल वगैरह, आपके स्टेट में भी आप सज़ा सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जेल में रख सकते हैं। उसके बाद और एक लिख लीजिए आप लीकर समझते हैं, लीकर मतलब शराब उराब ये सब। अब जैसे बिहार में तो भाई लीकर बैंड है, तो वो स्टेट लिस्ट के अंडर आ गया, है ना। समझ के बाद सेंट्रल लिस्ट और यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और थर्ड में आपका क्या आता है, कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट के लिए भी आप लिख लीजिए, CL शॉर्ट में लिख दिए कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में लिख दीजिए आप एजुकेशन, सबसे पहले एजुकेशन, पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड आप दोनों मिल के बना सकता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट भी आपका कनकरेंट लिस्ट में आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद आप लिख लीजिए फॉरेस्ट हो गया। मैरिज, शादी वगैरह भी आपका कनकरेंट लिस्ट में ही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज
उसके बाद आप और एक लिख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेड यूनियन, व्यापारी वगैरह जो भी है, ट्रेड यूनियन यही है ना, ट्रेड यूनियन कंकरेंट लिस्ट किससे लिया गया था संविधान में? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था ट्रेड यूनियन, है ना। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बोरो जो लिया गया अलग अलग कंट्री के संविधान से लिया गया है, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका इंग्लैंड से लिया गया है, जो आपका पार्लियामेंट्री संसद वाला सिस्टम है। चलिए ये चीज़ हो गया, अब आगे हम पढ़ेंगे, तीनों लिख लिया आप, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए द राइट टू मेक लॉ ऑन द रेसिडुअल ऑन रिमेनिंग सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल इन दिस 3 लिस्ट गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर वैसा कोई भी प्रोविज़न हो जो कि तीनों लिस्ट में ना आए, सेंटर में, स्टेट में या फिर कंकरेंट में, तो ऑटोमेटिक वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में? केंद्र सरकार में, है ना। केंद्र सरकार के पास पावर है कि भाई अगर कोई तीनों प्रोविज़न इसमें मिस्ड आउट हो गया है तो केंद्र सरकार बनाएगी। चलिए आगे चलते हैं थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन मेड रिजिड so that the division of power between the center and the state cannot be easily changed without the consent of the states। कहने का मतलब है थोड़ा रिजिड है, थोड़ा सख्त है हमारे संविधान, क्योंकि इतना आसानी से आप पावर शेयरिंग बांट नहीं सकते, है ना। वो आपका पार्लियामेंट में अनलिमिटेड पावर है, संसद में वही लोग वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बिना कंसेंट के आप ऐसे वैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर लिस्ट में नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेट कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट हैंडल कर लेगा, ऐसा नहीं है। जो आपका प्रोविज़न में उतना ही कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका, सेंटर एंड द स्टेट्स हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अपने हिसाब से टैक्स इम्पोज कर सकता है एंड मोबालाइज रिसोर्स टू रेज रेवेन्यू रिक्वायर्ड टू रन द गवर्नमेंट। और वो अपने से टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकता है ताकि सरकार चला सके और बाकी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सके, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है आपका पंचायत राज सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचायत राज सिस्टम्स। एट द नेशनल लेवल पंचायत राज सिस्टम वाज फॉर्मली स्टार्टेड फ्रॉम नगौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान ऑन 2 अक्टूबर 1959। देखिए ये जो पंचायती राज सिस्टम है ना, ये महात्मा गांधी का विज़न था। उसका सपना था कि भाई जो गांव घर है उसको लोग इग्नोर ही कर देते हैं, तो उसको चलाने के लिए ना वहीं का लोग होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए पंचायत जो है 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए 2 अक्टूबर में ही लागू किया गया, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 में, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश से सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम नगौर जिला जो कि राजस्थान में, वहाँ पे लागू हुआ पहला, ठीक है। उसके बाद आपका 1959 की बात है, द पंचायती राज सिस्टम अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ। ये चीज़ है आपका। उसके बाद हम देंगे बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका मतलब आपका पंचायती राज के लिए बहुत फेमस है। ये 3 टायर स्ट्रक्चर पे, मतलब 3 लेवल है, इसलिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो है 3rd लेवल वाला टायर में बेस्ड है, आधारित है। पहला में आपका पंचायत जो कि गांव के लेवल में होना चाहिए, दूसरा पंचायत कमेटी जो कि आपका ब्लॉक लेवल में, और तीसरा आपका जिला लेवल में होना चाहिए। तो 3 लेवल पे है, इसको याद रखिएगा आप। आगे हम चलेंगे। देखिए अमेंडमेंट एक्ट आप तो जानते ही हैं, जो संशोधन होता है, तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में 1991 में, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन द पंचायत राज सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, है ना, ताकि एक समांतर ला सके पंचायती राज सिस्टम में। तो 73वां में आपका 1991 में ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। आगे हम चलेंगे। स्ट्रक्चर जो है जब पंचायती राज सिस्टम 3 टायर बिहार में ग्राम पंचायत है, पंचायत कमेटी है और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। टेन्योर जो रहेगा इसका 5 साल का, 5 साल के लिए होता है, हर 5 साल पर इलेक्शन होती है। लेकिन इरेगुलरिटीज़ देखा जाता है बहुत सारे राज्यों में, जो कि होना नहीं चाहिए, उतना सीरियसली नहीं लेता है। पंचायती राज हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शंस हो, उसमें उतना सीरियस नहीं लेता है। सब लेगा किसमें? मुख्यमंत्री में और प्रधानमंत्री में। एमएलए और एमपीज़ का इलेक्शन में ही लोग बिजी रहते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसलिए गाँव हमेशा घाटे में रहता है। पर गाँव से ही पूरा देश चलता है। आगे फर्स्ट नंबर में हम चलेंगे। द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ एन एवरेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7,000। तो 7,000 अगर कहीं आबादी है तो भाई स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है स्टेट के द्वारा। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006, इसका मतलब बिहार में जो है आपका पंचायत
राज सिस्टम स्टार्ट हुआ था पंचायती वो 2006 में लागू हुआ था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन ऑन हाफ ऑफ द टोटल सीट। और देखिए 50% आपका आरक्षण है ओमन के लिए, ताकि ओमन का जो औरत का जो पार्टिसिपेंस है राजनीति में वो बढ़ सके। थर्ड नंबर में है जो ग्राम पंचायत का हेड होगा मुखिया होगा, आपको पता ही है मुखिया का बहुत सारा काम है। चलिए जनरल फंक्शन जो होता है ग्राम पंचायत का क्या होता है भाई, टू प्रिपेयर एनुअल प्लान। एनुअल पूरा साल का एक प्लान होना चाहिए, एनुअल बजट होना चाहिए, तो कोई भी तरह का दिक्कत ना होना चाहिए पंचायत एरिया में, चाहे रोड हो स्ट्रीट लाइट हो। दूसरा द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेटी, अगर कहीं बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी आ गया, आपदा आ गया, प्राकृतिक आपदा आ गया, तो उसके ऊपर भी वो लोग काम करेंगे, रिलीफ पहुंचाएंगे। थर्ड नंबर में आपका रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी। आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती हथिया नहीं सकते हैं, कब्जा नहीं कर सकते हैं, ये गैर कानूनी है, तो वो भी आपका पंचायत देख लेगा। फोर्थ नंबर में आपका ऑर्गेनाइजिंग वॉलंटियर वर्कर एंड वॉलंटियरिंग फॉर कम्युनिटी वर्क। वॉलंटियर होना चाहिए, कम्युनिटी वर्क होना चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से गांव समाज काम कर सके। पावर ऑफ ग्राम पंचायत, क्या क्या पावर है। पहला में पावर टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी टू इंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होल्ड कर सकता है ना। एनुअल टैक्सेस सच एज वाटर टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, साफ सफाई का टैक्स हो गया, पानी का हो गया, नल जल योजना जैसे हो गया। मैनेजमेंट टैक्स जैसे मेला वगैरह हो गया, या फिर मार्केट में फीस ऑन रजिस्ट्रेशन, व्हीकल वगैरह का, गाड़ी उड़ी का रजिस्ट्रेशन का फीस वगैरह हो गया। टैक्स ऑन बिजनेस का टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट रन इन द जुरिडिक्शन, जो भी आपका नौकरी वगैरह चल रहा है सबसे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। उसके बाद राइट टू रिसीव ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कोई भी तरह का अगर फंड है, कॉन्सोलिडेट फंड है आपका, है ना, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के हिसाब से वो ग्रांट कर सकता है। ठीक है, आगे हम देंगे तो जैसे लोकल गवर्नमेंट या स्कूल वगैरह के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्सोलिडेटेड फंड दिया जाता है चलाने के लिए। स्कूल हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, उसको देने के लिए। उसके बाद हम देंगे सोर्स ऑफ इनकम ऑफ, अब कहाँ से ये इनकम मिल रहा है ग्राम पंचायत को, कैसे चलाया जा रहा है। तो भाई टैक्स तो है ही, बिजनेस है, ट्रेड है, व्यापारी है, अलग अलग लोग प्रोफेशन करते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस है, वहाँ से टैक्स लेते हैं। फीस एंड रेंट्स, फीस या रेंट से, जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया, या फिर पिलग्रिमेज प्लेस, कुछ आपका पवित्र स्थल, मंदिर, मस्जिद, ये सब से। हाट वगैरह, बाजार वगैरह हो गया आपका। वाटर सप्लाई, जो आपका लाइटनिंग स्ट्रीट्स है एंड अदर प्लेसेस, टॉयलेट, यूरिनल्स, ये सब चीज़ को देखता है। उसका थर्ड नंबर में फाइनेंशियल ग्रांट क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स आर ऑल्सो गिवन टू द पंचायत बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि कॉन्टीजेंसी फंड आपका जो इन केस ऑफ एमरजेंसी, कोई तरह का एमरजेंसी हो तो कॉन्टीजेंसी फंड्स भी दिया जाता है। कॉन्टीजेंसी फंड मतलब कि एमरजेंसी में कोई फंड दे सरकार, राज्य सरकार, तो फाइनेंशियल ग्रांट्स उसी को कहते हैं। तो पंचायत को मिलता है, लेकिन देखिए पंचायत को पैसा वैसा ज़्यादा देता नहीं है, उतना ध्यान नहीं देता है। आपको और बजट बढ़ाना चाहिए, पर पंचायत लोकल गवर्नमेंट के लिए बजट बहुत कम रखता है, जिस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाता गाँव का। आगे हम चलेंगे मेजर ऑर्गन जो होता है ग्राम पंचायत का, उसमें देंगे कि ग्राम पंचायत है ग्रास रूट लेवल लोकल गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नंबर 1 में है सरपंच, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग। बहुत बड़ा रोल होता है सरपंच का भी, और लोकल जो भी उस वार्ड में लोग रहेंगे उसको वहीं इलेक्ट करते हैं उसको। दूसरे में आता है आपका ग्राम पंचायत मेंबर, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच वार्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। चलिए ये सब बोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, नहीं और एक आएगा, जैसे आपका गांव में क्या क्या होता है, आपका सरपंच होता है, पंच होता है, कहीं कहीं प्रधान भी होता है, मुखिया होता है, तो ये अलग अलग बॉडी है ग्राम पंचायत का, है ना। जिला परिषद होता है, सबका इलेक्शन आपको वोट करना पड़ता है। उसके बाद हम देंगे ग्राम सभा, विलेज असेंबली कंप्रेसिंग ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द ग्राम पंचायत एरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कसिंग एंड अप्रूविंग प्लान। तो बजट वगैरह के लिए, हर चीज़ के लिए वो भी एक्टिव रहते हैं, मीटिंग करते हैं। उसके बाद फोर्थ लेवल में आता है सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और वो जिम्मेदारी होता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक टास्क वगैरह, रिकॉर्ड वगैरह कुछ रखता है,
या कोई चीज़ का लागू करने के लिए कोई भी तरह का डिसीजन अगर गांव द्वारा लिया गया है तो उसको लागू कराने में आपका ग्राम पंचायत सेक्रेटरी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे हम देखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अर्बन गवर्नेंस। अब आपको हम बताते हैं सिंपल चीज़, जो शहर में जो इलेक्शन होती है आपका उसमें 3 लेवल पर होती है। सबसे पहले होता है आपका, देखिए वार्ड, 2 चीज़ सुनो होंगे आप, 2 चीज़ सुनो होंगे, एक होता है वार्ड मेंबर, एक होता है आपका वार्ड काउंसिलर। क्या होता है? वार्ड काउंसिलर। देखिए जो वार्ड मेंबर ये गांव में होता है और जो वार्ड काउंसिलर है ये शहर में होता है, म्यूनिसिपल आपका नगर निगम में होता है। ध्यान से समझिएगा, वार्ड मेंबर मतलब होता है विलेज और वार्ड काउंसिलर मतलब होता है सिटी, WCC और यहाँ WMB ऐसे करके याद कीजिएगा, वार्ड काउंसिलर। और क्या होता है भाई शहर में? एक तो वार्ड काउंसिलर हो गया WC, उसके बाद आता है डिप्टी मेयर, उसके बाद आता है मेयर, मेयर आपका, ठीक है। एक और होता है चेयरमैन, जो जिला परिषद का वोट से बनते हैं चेयरमैन, एक ही होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 3 चीज़ हो गया आपका कहाँ पे? सिटी में, नगर निगम में, ठीक है। और गांव में तो आपको पता ही है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंच होता है और वार्ड मेंबर होता है गांव में, ठीक है। अब हम आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन अर्बन गवर्नेंस। अर्बन और रूरल, अर्बन मतलब शहर और रूरल मतलब गांव। नगर पंचायत में हम देंगे इन प्लेसेस विच स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी, जो गांव से आपका शहर में बदलता है। नगर पंचायत इज फॉर्म टू रन द लोकल गवर्नमेंट, ये भी लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए होता है। नगर पंचायत जो है एस्टैब्लिश इन सिटी हुज पॉपुलेशन इज बिटवीन 12,000 to 40,000, जिसका आबादी 12,000 से लेकर 40,000 होगा और ये शहर में होता है, वहीं पर नगर पंचायत बनता है। दूसरे में देखिए द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ नगर पंचायत रेंजेस फ्रॉम 10 to 37 हु आर इलेक्टेड बाय द वोटर फ्रॉम द वार्ड। वार्ड में जो वोटर्स होते हैं तो मेंबर जो होंगे नगर पंचायत में वो 10 से 37 होगा। द टेन्योर ऑफ द मेंबर इज़ 5 ईयर, 5 साल का होता है, ठीक है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो लगभग वार्ड में उतना सारा होगा आपका। दूसरा आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट म्यूनिसिपल काउंसिल, ये आपका फॉर्म, ये भी सिटी में होगा और बड़ा होगा किससे? नगर पंचायत से। और इसका जब बड़ा है तो आबादी भी ज़्यादा होगा, आबादी आपका 2 लाख से 3 लाख होना चाहिए तभी म्यूनिसिपल काउंसिल बनेगा। फंक्शन क्या है इसका हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। पहला फंक्शन है आपका शहर को साफ रखना, जैसे 3 तरह का डस्टबिन लगाया जाता है ना, प्रोवाइडिंग लाइटनिंग, रोशनी आपका स्ट्रीट लाइट लगाना है ना, साफ पानी पहुंचाना और रोड को रिपेयर करना, नाली को साफ रखना, ठीक है। प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा वगैरह पे ध्यान देना है ना, स्कूल वगैरह पे, और मेजरिंग वैक्सीनेशन वगैरह लगा या नहीं, एपिडेमिक बीमारी वगैरह ये सब चेक करते रहना है। तो ये सब फंक्शन है आपका। उसके बाद हम देखेंगे इसका इनकम का सोर्स क्या है, तो भाई टैक्स है, ऑब्वियसली हर सरकार का एक इनकम क्या है? टैक्स ही है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, लाइट टैक्स, ड्रेन टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स तक ले लेता है भाई। चलिए उसके बाद हम देखेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 3rd नंबर में। एज वी नेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर लोकल। पहला आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, जैसे कि आपका ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था शहर में, इसमें 3 लाख से ज़्यादा आबादी होना चाहिए। और दूसरा है मद्रास, मद्रास मतलब चेन्नई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पहला मद्रास चेन्नई जगह, पहला चेन्नई ही ऐसा जगह है जहाँ पे 1688 में ये बना था। और बिहार में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1952 में ही बन गया था पटना में। और उसके बाद बिहार में आपका 50% सीट जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आरक्षित है, औरत के लिए, वोमेन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे बिहार में भाई मिनिमम नंबर वार्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है 37 से लेकर के 75 होना चाहिए, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वार्ड्स इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उसमें लगभग वार्ड कितना होना चाहिए? मिनिमम 37, मतलब कि 36 नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 75 मतलब 76 नहीं होना चाहिए। तो 37 से 75 आपका होना चाहिए वार्ड। फंक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं भाई, वही चीज़ है, सरकार का क्या ही काम होता है, ड्रेन को साफ रखना, यूरिनल प्लेस को, टॉयलेट्स को, है ना, रबिश एंड डर्ट्स को क्लीन करना। दूसरा चीज़ है आपका ड्रिंकिंग वाटर अरेंज करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रीट एंड गार्डन्स, छोटा मोटा पार्क या गार्डन बनाना, साफ़ सफाई रखना उस चीज़ का। उसके बाद हम देखेंगे
टू एस्टैब्लिश मेडिकल सेंटर वगैरह, ताकि क्योर कर सके, इलाज कर सके ह्यूमन और एनिमल दोनों का, एंड ट्राई टू प्रिवेंट कॉन्टाजियस डिजीज़, और बीमारियों को फैलने से भी बचाए जो फैलने वाला बीमारी होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे टू एस्टैब्लिश मैनेज प्राइमरी लेवल गवर्नमेंट स्कूल, है ना, शिक्षा के लिए भी होना चाहिए इंतजाम, स्कूल होना चाहिए, विद्यालय, लाइब्रेरीज होना चाहिए, म्यूज़ियम भी होना चाहिए। इतना सारा चीज़ कहाँ होता है भाई, हमारी तरफ तो नहीं होता है बिहार में, बाकी स्टेट्स में होता होगा। 7 नंबर में हम देखेंगे एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वेरियस वेलफेयर, बहुत सारा कल्याण के लिए भी, जैसे डाइंग सेंटर हो गया जहाँ पे लोग बूढ़े हो जाते हैं, इलाज उलाज करने एकदम मरने ही वाले हैं, चाइल्ड केयर सेंटर या ओल्ड एज होम्स या ऑर्फनेज, हर चीज़ आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है, ये सब का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो लग रहा है चैप्टर हम लोग का हो गया ख़त्म। कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, है ना। और पावर शेयरिंग तो आप जान ही लिए कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली गवर्नमेंट के बारे में पढ़े, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। सिंपल फंडा ये है कि भाई पावर जो है सेंटर से कुछ उठा करके आपको थर्ड लेवल, जिसको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, उसमें आपका पंचायती राज सिस्टम आ गया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ गया, ताकि हमारे गांव में जो प्रॉब्लम है, ज़्यादातर तो इंडिया में गांव है आपका, है ना, 60 से 70% विलेज है, और उसी में बजट नहीं मिल रहा है। जो भी बजट मिल रहा है शहर में मिल रहा है, तो शहर में तरक्की हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खर्च शहर में करती है, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे उसको टैक्स मिलता है। भाई विलेज से क्या ही टैक्स मिलेगा, ना तो कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है। तो सरकार कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हम लोग को किया जा रहा है। बिहार में भी आप देख लीजिए, जहाँ भी खर्च होगा कहाँ होगा, पटना में होगा, राजगीर में होगा, पर आपके गांव में हो रहा है क्या? जो आपका टूरिस्ट इलाका नहीं है वहाँ पे नहीं होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं नुकसान हो जा रहा है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे सीमांचल क्षेत्र है, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, यहाँ पे तो कोई खर्च ही नहीं हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। जहाँ पे ब्रिज बनना चाहिए, जहाँ पे फ्लाईओवर बनना चाहिए, वो भी नहीं बनता है। तो बहुत सारा दिक्कतें हैं, इग्नोर किया जाता है गाँव के साथ, अभी भी भेदभाव होता है, क्या कीजिएगा। अब पटना शहर में भाई कैपिटल है, वहाँ से टैक्स मिलता है सरकार को, तो वहीं पे पूरा करोड़ों हज़ारों करोड़ खर्चा करने में सोचेगा भी नहीं सरकार। तो चलिए खैर, ये चैप्टर आप रिवाइज कीजिएगा, बहुत ईजी और इम्पॉर्टेंट है। जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं हेल्प करने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। पढ़ते रहिए मन लगा करके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।